डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन? बताओ भाई। जो एनसीईआरटी का बुक लिखा है वो क्या लिखा है? एनसीईआरटी का बुक ने क्या लिखा है? डिजीज फाइटिंग एबिलिटी या डिजीज फाइटिंग एबिलिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट या फॉरेन एजेंट, क्या लिखा है? इन्फेक्शियस एजेंट लिखा है या पैथोजन लिखा है? फॉरेन। बॉडी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन या एंटीजन। देखो, लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब आगे जब पढ़ोगे तो इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी खाली ये है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी which respond against and or antigen, or overall body which responds against any pathogen and or एंटीजन। देखो, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी में क्या होता है? लेकिन ये एनसीईआरटी का बुक कहता है कि बॉडी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन, लेकिन दिस इज द मोर करेक्ट एंड ब्रॉड डेफिनेशन विच इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ इम्यूनिटी। जैसे कि मैं आपसे कहूं कैंसर, आपने सुना है ना? तो क्या कैंसर में कैंसेरियस सेल के अगेंस्ट क्या इम्यून सिस्टम वर्क करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? कैंसर में कैंसेरियस सेल्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम वर्क करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये डेफिनेशन क्या लागू होगा इसमें? होगा लागू। मैंने आपका से कहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है कि नहीं करता है? करता है। तो क्या ये डेफिनेशन लागू होगा? नहीं होगा। मैं आपसे कहूं आपके नेजल रूट से डस्ट या पॉलन ग्रेन आपके बॉडी में इंटर किया, लंग में इंटर किया, तो क्या इसके अगेंस्ट इम्यून सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो क्या ये डेफिनेशन लागू होगा? नहीं हो। इसीलिए हम कहते हैं ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी विच रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी पैथोजन एंड और एंटीजन, क्योंकि एंटीजन सबके पास होता है। इन डस्ट और पोलन के पास भी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पास भी है, कैंसरियस सेल्स के पास भी है, और उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्ड आए उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो ये डेफिनेशन मोर करेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी की बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या लिखता है? द ओवरलैप द हॉर्स टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या पैथोजन। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब पैथोजन। कंफर्ट बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, बॉडी एबिलिटी ऑफ टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये ब्रॉड नहीं है। अब देखो, खाली फाइट ही नहीं, अब आप देखिए
ये मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से अगर ये मेल है तो यहाँ पे इनका यूरिनरी ब्लाडर है और यहाँ से इनका यूरेथ्रा है। अब बताइए, एक पैथोजन है ये पैथोजन कहाँ कहाँ से इनके बॉडी में इंटर कर सकता है? तो स्किन के थ्रू, नजल रूट के थ्रू, नजल रूट को लिए भी हम बना देते हैं, ये है इनका रेस्पिरेटरी। नजल रूट के थ्रू, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू, किसके थ्रू? यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू, एनल ओपनिंग के थ्रू, नजल ओपनिंग के थ्रू, ओरल ओपनिंग के थ्रू। कहाँ कहाँ से पैथोजन इंटर कर सकता है? यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू, एनल ओपनिंग के थ्रू, ओरल ओपनिंग के थ्रू, नेजल ओपनिंग के थ्रू और स्किन से, कहीं से भी इंटर कर सकता है कि नहीं? अब मान लो, सपोज करो, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से के थ्रू ओपन इंटर कर रहा है तो ये पैथोजन डाइजेस्टिव कैनाल में आ गया ना। अगर आपके रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया ना, इसके थ्रू यहाँ पे आ गया ना। लेकिन क्या ये अभी पैथोजन इनके इंटरसेलुलर स्पेस या ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर घुसा है? नहीं ना घुसा है। तो अभी भी पैथोजन जो है ना, या तो आउटसाइड है या बॉडी के अंदर इनसाइड आउटसाइड है। इनसाइड आउटसाइड का मतलब कैनाल के अंदर है जो बाहर से कम्युनिकेटेड है, लेकिन अभी भी बॉडी फ्लूइड में है ये पैथोजन, नहीं ना है। तो पैथोजन अभी भी कहाँ पे है? सरफेस पे है। पैथोजन अभी भी कहाँ पे है? सरफेस पे। कहाँ पे है? सरफेस पे है, या कैनाल के सरफेस। इन सारे कैनाल को कहते हैं इनसाइड आउटसाइड स्ट्रक्चर। तुम लोग सुन लो, इन सारे कैनाल को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, इन सबको क्या कहते हैं? इनसाइड आउटसाइड। तो हमारा पैथोजन या तो इस कैनाल के अंदर कैप्चर्ड है, इस कैनाल के अंदर, या इस कैनाल के अंदर, या सरफेस पे। तो हमारे इम्यून सिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं। इम्यून सिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं? दो। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस पे, इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन। एक कंपोनेंट है सरफेस बैरियर, सरफेस बैरियर, और एक कंपोनेंट है इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट, सरफेस बैरियर कहाँ पे है? तो आपके स्किन पे, आपके इन ट्रैक्स के अंदर। सरफेस बैरियर कहाँ पे? इन ट्रैक्स के अंदर और स्किन पे और इन ट्रैक्स के अंदर। उसके अलावा इंटरनल कंपोनेंट कहाँ होगा? जब पैथोजन यहाँ पहुँच गया, जब पैथोजन यहाँ पहुँच गया तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? इंटरनल कंपोनेंट। तो अभी इंटरनल कंपोनेंट, तो सरफेस कंपोनेंट में, बैरियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो देखो, सरफेस बैरियर में आता है स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोस मेम्ब्रेन या म्यूकोसल बैरियर। उसके अलावा डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि ओरल कैविटी के अंदर क्या होगा? सलाइवा। ओरल कैविटी के अंदर क्या होगा? सलाइवा। उसके बाद अगर यही ओरल कैविटी से नीचे आएगा तो स्टोमिक में गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में मेनली HCl, और भी चीज़ें होती हैं HCl। फिर इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस में मेनली IgA। क्या होता है वो बात की बात है, इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हो गई। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू
होते हैं और एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर म्यूकस होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू अलॉन्ग विथ म्यूकस इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भी एपिथेलियल पे होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। प्लस अब जब आप यूरिनेशन करेंगे, बार बार यूरिनेशन, पानी खूब पीने वाले को क्या फ़ायदा होता है, उसका यूटीआई नहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? जब बार बार वो यूरिनेशन करेगा तो मान लो ये पैथोजन है, तो यूरिनेशन के साथ ये पैथोजन वाश आउट हो सकता है कि नहीं? तो यूरिनेशन, कौन सा? यूरिनेशन। अगर फीमेल है तो फीमेल में वेजाइना होता है, वेजाइना के अंदर कौन सा? वेजाइनल सेक्रेशन, जो कि एसिडिक होता है, वेजाइनल सेक्रेशन। अब देखो, स्किन पे क्या आता है? पसीना। और पसीना जो है ना, यहाँ पे स्पेशली बैक्टीरिया का कर देता है मुश्किल से जीना। क्या? यहाँ पे पसीना। क्यों? क्योंकि पसीना के अंदर क्या आता है? लाइसोजाइम। तो हम क्या कहेंगे? लाइसोजाइम नहीं, पसीना हैविंग लाइसोजाइम, स्वेट। तो ये सब सुनो। उसके अलावा चेहरे पे सीबेसियस ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, सीबम, वो भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सीबम। आपके आंख में डस्ट चला जाता है, वो आंख में जो आंसू है, आंसू में लाइसोजाइम और आईजी है, वो भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, तो टीयर। ठीक है ना? ईयर वैक्स, ईयर वैक्स क्या करता है? कान के अंदर बहुत सारे फॉरेन एजेंट को, पैथोजन को नहीं जाने देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इस स्पेसिफिक स्मेल, ईयर वैक्स। तो ये सब डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, और ये सब तो फिजिकल बैरियर है। ये सारे क्या हैं? फिजिकल बैरियर। तो आपसे कहा जाए तो आपको मैं समराइज करूं ऐसे कि इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में सरफेस बैरियर, और सरफेस बैरियर में फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कई बार हम लोग नेजल हेयर को भी काउंट कर लेते हैं। किसको? यहाँ नाक में जो हेयर होता है, ये भी फिजिकल बैरियर का पार्ट होता है, लेकिन ये जनरली हमको बुक में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये भी पैथोजन को ट्रैप करता है। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या हो गया आपका? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड, आप चाहें तो नजल हेयर भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फिजिकल बैरियर हो गए। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में बहुत सारे, सलाइवा, सलाइवा में क्या होता है? तो आईजी होता है, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस लैक्टोफेरिन्स होता है, गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल स्पेशली, इंटेस्टाइनल जूस में आईजी है, म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं, म्यूकोसल सेक्रेशन। फिजियोलॉजिकल बैरियर में, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे म्यूकोसल मेम्ब्रेन तो बैरियर हो गया ना, म्यूकोसल सेक्रेशन, म्यूकोसा सेक्रेशन। उसके बाद यूरिनेशन, वेजाइनल सेक्रेशन, यूरिनेशन वेजाइनल सेक्रेशन में सीएल होता है, स्वेट, लाइसोजाइम होता है, सीबम में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो पैथोजन को ट्रैप करके मार देते हैं, टीयर में भी लाइसोजाइम होता है, ईयर वैक्स में स्पेसिफिक स्मेल होता है जो पैथोजन को भगाता है। तो भाई मेरे, आपसे मैं पूछूं कि इम्यूनिटी में इनेट सिस्टम और इनेट सिस्टम में जो सरफेस बैरियर है, इनका मेन काम क्या है? दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इन सिस्टेमिक बॉडी पार्ट। सिस्टेमिक बॉडी पार्ट का मतलब बॉडी फ्लूइड या इंटरसेलुलर स्पेस में। तो आपसे कोई पूछे कि सरफेस बैरियर का काम क्या है? सरफेस बैरियर का काम क्या है? तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन या फॉरेन एजेंट, पैथोजन या फॉरेन एजेंट into systemic body part
नॉन स्पेसिफिकली या स्पेसिफिकली? बोलो, नॉन स्पेसिफिक। प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन और फॉरेन एजेंट इनटू सिस्टमिक बॉडी पार्ट नॉन स्पेसिफिकली, नॉन स्पेसिफिकली। प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन फॉरेन इनटू सिस्टमिक बॉडी पार्ट नॉन स्पेसिफिकली। ये याद रखेंगे। ये कौन सा बैरियर कहलाता है भाई? तो फिजिकल बैरियर। फिजिकल नहीं, सरफेस बैरियर। और सरफेस बैरियर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये बताओ, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर ऐसा थोड़ा है कि बैक्टीरिया के लिए अलग होगा, वायरस के लिए अलग होगा, फंजाई के लिए अलग होगा, प्रोटोजोआ के लिए अलग होगा, हेलमेट के लिए अलग होगा, सबके लिए एक है। तो सरफेस बैरियर नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक है? नॉन स्पेसिफिक। तो इसको हम किसका पार्ट मानते हैं? इन इम्यूनिटी में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, याद करो, इननेट एंड एक्वायर्ड। ये हो गया ना इधर वाला? ये हो गया ना? सबका हो गया? ये लिखो जल्दी से। हो गया भाई? तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, देखो ये पूरा समझने वाला टॉपिक है, इसमें कुछ भी रटने का है नहीं। इननेट इम्यूनिटी और दूसरा था एक्वायर्ड। तो सरफेस बैरियर इज अ कंपोनेंट ऑफ विच इम्यूनिटी? इननेट। तो अगर कहीं पे ये लाइन रहे कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, ये दोनों किसके हैं? कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। या सरफेस बैरियर इज अ कंपोनेंट ऑफ इननेट। कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू सिस्टमिक बॉडी पार्ट। तो ये कहीं गलत बात है कि सही बात है? गलत बात है कि सही बात है? बिल्कुल सही बात है। कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू सिस्टमिक बॉडी। यहाँ पे रोक आने से रोकता है कि नहीं? यहाँ पे आने से रोकता है कि नहीं? रोकता है कि नहीं भाई? तो कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू सिस्टेमिक बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे एक लाइन ये लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी prevent the entry of pathogen into systemic body part। और इसको कौन सा बैरियर कहेंगे? इसके अंदर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। कोई दिक्कत? बोलो, एनी प्रॉब्लम? इसको कौन सा बैरियर कहेंगे? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो कंपोनेंट ऑफ इनोवेटिव प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू सिस्टम। लेकिन है पैथोजन बहुत मक्कार, बदमाश, और हमारा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर उतना इफेक्टिव नहीं है उस पैथोजन के लिए। तो बाई एनी हाउ ये पैथोजन इसको, जैसे कि एक नाम सुना है आपने, साल्मोनेला टाइफी। दे परफोरेट द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड माइग्रेट इनटू अदर बॉडी पार्ट। तो कहाँ पहुंच गया? सिस्टमिक बॉडी पार्ट में। तो मान लो ये साल्मोनेला टाइफी है, तो ये परफोरेट किया और कहाँ पहुंच गया? आपके सिस्टमिक बॉडी पार्ट में। अब क्या होगा? मान लो ये एस्केरिस है, तो एस्केरिस भी क्या करता है? परफोरेट करता है, पहुंच जाता है आपके मसल्स में। तो पहुंच गया कि नहीं? तो अगर मान लो आपका पैथोजन या पैरासाइट बहुत मक्कार है, बहुत बदमाश है, और आपका कौन सा ये जो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर उसको रोक नहीं पा रहा, तो हमारा पैथोजन कहाँ इंटर कर जाएगा? सिस्टमिक बॉडी पार्ट में या नॉन सिस्टमिक बॉडी पार्ट में? सिस्टमिक। अब क्या होगा? व्हाट हैपन नेक्स्ट? बोलो, सुनो। अब जब यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए, प्लीज लिसन, ये मान लीजिए एक पैथोजन है, ये दूसरा पैथोजन है, ये एक तीसरा। मान लो एक पैथोजन ये है, दूसरा पैथोजन ये है,
और तीसरा पैथोजन ये तरह तरह के पैथोजन इंटर कर रहे हैं। कहाँ पे? बाई एनी यहाँ से एक पैथोजन इंटर कर गया सरफेस से ये। अब ये डिफरेंट तरह के पैथोजन जब आपके सिस्टेमिक बॉडी पार्ट में आएंगे तो आपका सिस्टेमिक बॉडी पार्ट क्या करेगा? उसको डिफरेंट तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगा या एक तरीके से? देखो अलग अलग तरह का पैथोजन आया, एक ये अलग तरीके का है, एक ये आपका अलग तरीके का है, ये एक अलग तरीके का है, ये एक अलग तरीके का है, ये अलग है। मान लो ये हेलमिंथ है, मान लो ये बैक्टीरिया है, मान लो ये फंजाई है, मान लो ये वायरस है या कोई और भी है। तो हमारा सिस्टेमिक बॉडी पार्ट का मतलब क्या हुआ? इंटरसेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ या ब्लड में पहुंच चुका है। सिस्टेमिक बॉडी पार्ट का मतलब क्या होता है कि आपका पैथोजन कहाँ पहुंच चुका है? टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड समझ रहे हो? इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर फ्लूइड में, लिम्फ में, ब्लड में, कहीं भी पहुंच चुका है। तो अब इन सब अलग अलग तरह के पैथोजन को कौन खत्म करेगा? इननेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के कंपोनेंट? बोलो। तो सुनो, आपसे मैं पूछूं, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड को आप दूसरे से लेते हो, इननेट आपका अपना ऑलरेडी है। या एक्वायर्ड आप किसी पैथोजन के रिस्पॉन्स में बनाते हो। मेरी बात सुनो, तो आप बनाते हो कोई चीज़ और आपके घर में ऑलरेडी हो वो चीज़, कौन रिस्पॉन्ड अर्ली करेगा? जो ऑलरेडी हो। आपका सपना है कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे डॉक्टर बन के, और आपके अब्बा ऑलरेडी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल बनाए हुए, तो किसका हॉस्पिटल जल्दी चलेगा रे? जिसका अब्बा का होगा, बना बना होगा, जाके उसमें उसको और बढ़ाना है, यही ना? तो बताओ इनमें से कौन सा हॉस्पिटल है तैयार और किसको बनाना है? तो इननेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट हमारे सिस्टेमिक बॉडी पार्ट में भी होते हैं और वो इमीडिएटली वर्क करना शुरू कर देते हैं। किन सब पे? और इननेट क्या है? नॉन स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक है? तो इननेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट इन डिफरेंट टाइप के पैथोजन को एक ही तरीके से मारने की कोशिश करेगा। तो हमारे इननेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट कहाँ होते हैं? सिस्टेमिक बॉडी पार्ट में भी होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? सिस्टेमिक बॉडी पार्ट। तो इननेट इम्यूनिटी कंपोनेंट आल्सो प्रेजेंट इन सिस्टेमिक बॉडी। पहली बात तो ये याद रखना कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इननेट इम्यूनिटी कंपोनेंट present on body surface and also in systemic body part। अब सिस्टेमिक बॉडी पार्ट में जो है हमारे बुक में 2 कंपोनेंट लिखा है। कौन कौन से? सेलुलर सेल्स, बैरियर बाद में, सेल्स और सम केमिकल्स। तो सेल्स कौन से? एनके सेल्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या मैक्रोफेज। some chemicals produced by virus infected cells। लिखो, फिर मैं आगे कहने। अब ये सारे सेल्स क्या करते हैं? इन डिफरेंट तरह के पैथोजन को एक तरह से ही मारने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि अलग अलग पैथोजन को अलग अलग तरीके से मारे, तो और उनको फर्दर, उनके डिवीजन को फर्दर, उनके स्प्रीड को रोकते हैं। तो इसीलिए इनको कहते हैं दीज सेल्स क्रिएट द सेलुलर बैरियर। दीज सेल्स क्रिएट द सेलुलर बैरियर। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक तरीके से इन सारे पैथोजन को मारने की कोशिश करते हैं। कौन से तरीके से?
नॉन स्पेसिफिक तरीके से। तो इनको कौन सा बैरियर कहते हैं? सेलुलर बैरियर। ये सेल, तो सेलुलर बैरियर में कौन कौन से सेल्स आएंगे? बोलो। एनके सेल, न्यूट्रोफिल, सेलुलर। सेलुलर बैरियर। अब देखो, सम केमिकल्स प्रोड्यूस बाय विच सेल्स? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एक केमिकल पैदा करता है, उसका नाम होता है साइटोकाइंस। क्या नाम होता है? और ये साइटोकाइंस क्या करता है बताता हूं, जगह नहीं है। ये साइटोकाइंस these cytokines protect other normal cell from viral infection। कैसे अभी बताएंगे। from viral infection। तो इसलिए इसको कौन सा बैरियर कहते हैं? साइटोकाइंस बैरियर। कौन सा बैरियर कहते हैं भाई? साइटोकाइंस। कौन सा बैरियर कहते हैं? साइटोकाइन। तो देखो, इनेट इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी, इसके दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक कंपोनेंट है फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल, दूसरा है सेलुलर बैरियर एंड साइटो। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर कहाँ पे वर्क करेगा? सरफेस पे या अंदर में? सरफेस पे। इनसाइड सरफेस या आउटसाइड सरफेस। और ये कहाँ पे करेगा? सिस्टेमिक बॉडी पार्ट में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने देखा इनेट इम्यूनिटी, देखो समझने वाला पूरा टॉपिक है, इसमें रटने का कुछ भी नहीं। इनेट इम्यूनिटी में आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 4 बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। अब आप मुझे बताएं, इनमें से ये बैरियर क्या करता है? सरफेस और कैनाल में, और ये सिस्टेमिक बॉडी पार्ट में। कोई दिक्कत? लेकिन ये सब पैथोजन के लिए एक ही तरीका अपनाता है या अलग अलग तरीका? एक ही तरीका। इसीलिए ये इनेट या नॉन स्पेसिफिक है या नॉन एडाप्टिव है, और ये बर्थ के टाइम से रहता है, इसीलिए कॉन्जेनाइटल भी कहलाता है। इसको कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। कौन सा इम्यूनिटी कहते हैं? कॉन्जेनाइटल। कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक, नॉन एडाप्टिव या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक, नॉन एडाप्टिव या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक, नॉन एडाप्टिव या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? यहां तक आपको ये बात याद रखना कि इनेट इम्यूनिटी इज द नॉन स्पेसिफिक, नॉन एडाप्टिव या कॉन्जेनाइटल। और इसके दो कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। तो ओवरऑल इसमें 1 2 3 हो गया। तो इनेट इम्यूनिटी में दूसरा क्या होगा? सरफेस बैरियर के अलावा सिस्टेमिक बैरियर। और सिस्टेमिक बैरियर के अंदर क्या क्या आएगा? सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। सेलुलर एंड साइटोकाइन। देखो, वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये वाला क्या चीज होता है? सम केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल नोन एज साइटोकाइंस, एंड दीज साइटोकाइंस प्रोटेक्ट द अदर सेल
अभी मैं उसको समझा देता हूँ, बहुत बच्चों को शायद नहीं आ रहा होगा, मैक्सिमम बच्चों को आ रहा होगा। अदर सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या सिर्फ सरफेस और कैनाल के अंदर वर्क करता है या सिस्टमिक बॉडी पार्ट के अंदर भी करता है? दोनों के अंदर करता है। जो सरफेस पे या कैनाल पे वर्क कर रहा है वो कौन से बैरियर है? फिजिकल और फिजियोलॉजिक। और जो सिस्टमिक बॉडी के अंदर कर रहा है वो कौन सा बैरियर है? वो कौन सा बैरियर है बोलो? सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन। हालांकि और भी बैरियर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी बैरियर भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको वो सब नहीं पढ़ना है, आपको यही सिर्फ 4 पढ़ना है। उसके बाद आपसे कहा जाए फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, तो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियम एंड नजल हेयर। हालांकि आपके बुक में शायद स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद कहा जाए फिजिकल बैरियर के अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, तो सेक्रेशन सीन ऑन फिजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब सेक्रेशन सीन ऑन फिजियोलॉजिकल बैरियर। सारे सेक्रेशन कहाँ पे? फिजियोलॉजिकल सेक्रेशन सीन ऑन फिजिकल बैरियर। पसीना कहाँ पे भाई? स्किन पे। डाइजेस्टिव जूस कहाँ पे? स्टोमक में। सॉरी, गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे? स्टोमक में। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ है? इंटेस्टाइन में। यूरिनेशन कहाँ है? यूरिनल ब्लैडर में। उसके बाद आपका कहा जाए कि सलाइवा कहाँ? ओरल कैविटी में। उसके बाद कहा जाए ईयर वैक्स कहाँ है? ईयर में। आपसे कहा जाए टीयर कहाँ पे? आईज में। तो ये सारे सेक्रेशन कहाँ पे देखे जा रहे हैं? फिजिकल बैरियर्स। कोई दिक्कत? अगर मैं कहूँ कि अब आपका जो सिस्टेमिक बैरियर है उसमें 3 सेल है और ये तीनों सेल, ये नहीं कि इसको वायरस को मारना तो दूसरा मैकेनिज्म डेवलप करेगा, प्रोटोजोआ को मारना तो दूसरा मैकेनिज्म डेवलप करेगा, बैक्टीरिया को मारना तो सबको सब धन, एक कहावत हमारे यहाँ 22 पसेरी, इसके लिए वही है, सब धन 22 पसेरी। मतलब कि कोई भी पैथोजन है सबको एक ही तरीके से मारेगा, ये भी कोई भी पैथोजन को एक ही तरीके से मारेगा, ये भी कोई भी पैथोजन, लेकिन इसके मारने का तरीका अलग है, इसके मारने का तरीका अलग है, लेकिन मारेगा इसके जिसका जो तरीका है वो उसी तरीके से मारेगा। तो इसलिए ये कौन सा बैरियर है? नहीं, इननेट कंपोनेंट है या स्पेसिफिक है? नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि सबको एक ही तरीके से मारेगा, ये भी सबको एक तरीके से मारेगा, ये भी सबको एक तरीके से मारेगा। चलो जल्दी से करो, कौन वाला हो गया? ये स्लाइड हो गया, हुआ कि नहीं? चलो तो देखो, आपसे मैं कहूं, चलो एक पैथोजन है या फॉरेन एजेंट है, वो आपके बाई एनी हाउ, अच्छा एक चीज पहले जो कि कभी एमसीक्यू के बुक में अक्सर रहता है, आपसे पूछ दिया जाए, इससे पहले कि आपसे पूछ दिया जाए, हमने लिखा है सलाइवा वलाइवा का बता दिया है क्या? आपसे पूछ जाए सलाइवा में कौन सा एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है बताओ, या एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंस? हाँ, सलाइवा में होता है, देखो IgA, लाइसोजाइम, और एक और होता है जो कि आपके बुक में नहीं है, शायद पूछा नहीं जाएगा, लैक्टोफेरिन। ये आपके बुक में नहीं है, ये शायद आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द। उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए आपके स्वेट में क्या है, तो लाइसोजाइम। टीयर में क्या है, तो IgA एंड लाइसोजाइम, ये याद रखेंगे। आपसे पूछ दिया जाए आपके इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक जूस में HCl, तो ये याद रखेंगे। तीसरा, आपसे पूछ दिया जाए इंटेस्टाइनल जूस में क्या है, तो IgA जो एंटी पैथोजेनिक है। तो ये सब कुछ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे कर रहा हूं, सेलुलर बैरियर में आपके 3 सेल्स हैं। पहला सेल कौन सा है? NK सेल। NK सेल्स का फुल फॉर्म नेचुरल, व्हाट इज दिस? हाँ, ये कौन सा सेल है? RBC या प्लेटलेट्स? ये क्या है, RBC है कि प्लेटलेट्स है? NK सेल्स या हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का सेल्स है? ये ब्लड सेल है या नहीं है? NK सेल्स। Does NK सेल इज ब्लड सेल्स? NK सेल का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल किलर सेल। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेलुलर बैरियर के। सेलुलर बैरियर में एक सेल है ना, नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल इज अ ब्लड सेल और नॉट?
इट इज अ ब्लड सेल और नॉट अ ब्लड सेल, इट इज अ ब्लड सेल। देखो होता क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनको शायद आइडिया नहीं होगा। देखो हो गया नहीं है, जल्दी करो। चलो मैं यहाँ ही लेता हूँ। देखो ब्लड सेल्स को आप सबको मालूम है हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, तो आप सबको मालूम है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड, चलो प्लेटलेट्स ही लिख दो अभी के लिए, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को फर्दर ग्रैनुलोसाइट्स। देखो जिनको मालूम हो वो भी लिख लें तो कोई नुकसान नहीं है इसका, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको तो श्योरली लिखना चाहिए। मालूम तो खैर सबको होगा। एंड बेसोफिल सबको मालूम है। इसमें ऑर्गेनुलोसाइट्स। अब ऑर्गेनुलोसाइट्स में मैक्रोफेज या मोनोसाइट, दोनों से मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इज नॉट अ ब्लड सेल, मैक्रोफेज इज नॉट अ ब्लड सेल, मोनोसाइट इज अ ब्लड सेल। और लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट को फर्दर हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। टी लिम्फोसाइट, एनके सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देखो भाई हमने क्या देखा, ब्लड सेल 3 तरह के हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट्स एंड ऑर्गेनुल्स, ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल एंड बेसोफिल। और ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइट एनके सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये ध्यान रखेंगे, एनके सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। कोई दिक्कत? अब देखो प्लीज लिसन केयरफुली, जो एनके सेल को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। कौन सा सेल, नेचुरल किलर सेल। तो एनके सेल टाइप का है लिम्फोसाइट का, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिकली पैथोजन को मारता है, ये दोनों स्पेसिफिकली मारता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट। और इसको किसका पार्ट कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक। तो आपसे कहा जाए ऑल लिम्फोसाइट इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो ये बात सही है कि गलत है, गलत है। अगर कहीं लिखा रहे ऑल लिम्फोसाइट्स आर पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि एनके सेल भी लिम्फोसाइट है जो कि किसका पार्ट है, एनके सेल और टाइप ऑफ, ये लिखते चलना रही, बहुत काम का चीज है तुम लोगों के लिए। एनके सेल और टाइप ऑफ लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट इन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखें, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी, तो इस बात को एकदम ध्यान में आपको रखना है। तो इनके सेल कैसे मारेगा, अब मान लो ये एक पैथोजन है रे, ये एक पैथोजन है, दिस इज वन पैथोजन, ये दूसरा पैथोजन है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा पैथोजन है, ये तीसरा पैथोजन, ये 3 पैथोजन है। अब यहाँ पे ये है एनके सेल। अब इस एनके सेल को मान लो मौका मिलता है इसको मारने का, इसको मारने का, इसको मारने, तो सबको अलग अलग तरीके से मारेगा कि सेम तरीके से मारेगा, क्या करेगा,
तो इसमें है सलमान खान का जीन। किसका जीन? हाँ देखो, देखो तुम लोगों में किसका जीन है अब सोचो। हो का जीन है। हाँ ठीक है ना। तो ये एनके सेल क्या करेगा, इसके पास है किसका जीन? सलमान खान का जीन। ये कुछ केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल इन पैथोजन के ऊपर जाके, वो अलग सबके लिए एक ही तरह का केमिकल है, ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग तरह का, इन पैथोजन के ऊपर जाके चारों तरफ से उसको सराउंड कर देगा। ये समझ लो, क्योंकि इसके बगैर आपका आगे का कहानी समझ में आना मुश्किल है। तो इसके ऊपर कर देता है, और करने के बाद इसमें क्या कर देता है, इतने छेद कर देता है कि ये कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, क्या कर देता है, ये कंफ्यूज हो गया। इतने इसमें छेद कर दिया कि ये कंफ्यूज, कि क्या करे तो क्या करे, हो करे कि हा करे। हाँ, जैसे तुम लोग क्या करते हो बोलो भाई? हाँ, हो करे कि ये हाँ करे। अब हो हा के चक्कर में इनकी जान चली जाती है। लो भैया, तो ये इन केमिकल्स को हम कहते हैं, नाम आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है, अगर ये डायग्राम बनाना चाहें बना लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है समझाने के लिए। ये है एनके सेल, और एनके सेल नॉन स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है, और इस नॉन स्पेसिफिक केमिकल को हम लोग कहते हैं परफोरिन। और ये नॉन स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक, तो कहते हैं नॉन स्पेसिफिक परफोरिन। और ये क्या करता है, पैथोजेन में इतने छेद बनाता है कि पैथोजेन का लाइसिस हो जाता है। तो ये स्पेसिफिकली मार रहा है या नॉन स्पेसिफिकली मार रहा है? तो इनके से लीजिए पार्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो सब पैथोजेन के लिए एक ही काम करेगा। अब आ जाइए, इनके सेल की कहानी आप समझ गए। दूसरा कौन सा सेल है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का? न्यूट्रोफिल। दूसरा कौन सा है? न्यूट्रोफिल। अब देखिए, यहां पे एक पैथोजेन है, ये एक पैथोजेन है, ये दूसरा पैथोजेन है, ये तीसरा पैथोजेन है, ये चौथा पैथोजेन। ठीक है। अब यहां पे आता है न्यूट्रोफिल, और इसको मारने की जिम्मेदारी है किसको? नहीं, ये सलमान खान नहीं है। सलमान खान तुम्हारे रिश्तेदार है रे, हर बार में सलमान खान याद आ रहा है। हाँ देखो, हूँ कर रहा है, देखो हमको तो लगता है पक्का तुम लोगों में हूँ का जीन है। देखो अब किसका जीन आ गया रे? लगता है मल्टीपल एलिलिज्म का शिकार है। हाँ, जब एक से ज्यादा अलील्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ, समझ, मल्टीपल एलिलिज्म जानते हो? हाँ हाँ तो ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं? छोड़ो बताओ, ज्यादा कहना ठीक नहीं है, बच्चे हो। देखो, तो देखो देखो ये क्या चीज है, ये देखो हमने न्यूट्रोफिल को ऐसे क्यों बनाया है? ये क्या है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम क्या है आपके बुक में? PMNL, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूको। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियाई जो होता है, सुनो प्लीज, इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो किसी में 3 लोब, किसी में 4 लोब, किसी में 5 लोब, अलग अलग तरह का। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और इसके न्यूक्लियाई है 3 to 5 लोब, इसीलिए इसका नाम है PMNL। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, क्वेश्चन आ भी चुका है, आता भी है कि वाई न्यूट्रोफिल इज नोन एज PMNL बिकॉज इट्स न्यूक्लियाई हैव मल्टीपल लोब्स ऑन ऑफ मल्टीपल शेप्स। इसलिए इसको, अब न्यूट्रोफिल इसको मारेगा तो कैसे मारेगा बोलो? हो करके नहीं मारेगा। हाँ, कैसे मारेगा? हा करके। हाँ, तो न्यूट्रोफिल क्या करता है? सिंपली फैगोसाइटोसिस करता है। पैथोजन का क्या करता है? फैगोसाइटोसिस तो जानते हो कि अब ये नहीं बताने की जरूरत है फैगोसाइटोसिस क्या होता है, 9 से पढ़ते पढ़ते आ रहे हो। तो न्यूट्रोफिल कॉजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। लेकिन पैथोजन शुड बी ऑफ स्मॉलर साइज, बहुत बड़े साइज का अगर पैथोजन है तो उसको नहीं करेगा ये।
भाई मान लो, ठीक है, अब आपके बॉडी में घुस गया है। अब ये पैथोजन मान लो जैसे ये वाला पैथोजन जो है ना छोटे साइज का है, ये वाला पैथोजन जो है ये भी छोटे साइज का है, तो इसको कौन, लेकिन ये वाला पैथोजन बड़े साइज का है, ये वाला बड़े साइज का है, ये वाला भी बड़े साइज का है, तो इसको न्यूट्रोफिल नहीं फैगोसाइटोसिस कर पाएगा। इसको कर लिया, इसको कर लिया, लेकिन इसको नहीं कर पा रहा है, इसको नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ऐसे भी सेल्स हैं जो बड़े पैथोजन को फैगोसाइटोसिस करते हैं, और वो सेल क्या है, मोनोसाइट या मैक्रोफेज। अगर मान लो ये मोनोसाइट है, तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी से। न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी से। अब ये मोनोसाइट क्या करता है ना, तो लार्जर साइज के पैथोजन, जैसे कि ये कितना बड़ा पैथोजन है, ये एक इतना बड़ा, देखो तुम में से किसका रिश्तेदार है, कौन हो का है कि हा का है, देखो, हाँ देखो हु का है, हाँ अब ये बड़े बड़े पैथोजन हैं और इनका फैगोसाइटोसिस करना है, तो इनका फैगोसाइटोसिस जो है ना न्यूट्रोफिल नहीं करेगा, कौन करेगा, मोनोसाइट या मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज भी कैसे पैथोजन को मारता है, बाई फैगोसाइटोसिस। तो आप लिखेंगे मैक्रोफेज also kill the pathogen, मैक्रोफेज मोनोसाइट बाई फैगोसाइटोसिस। कैसे, फैगोसाइटोसिस। एंड लार्जर पैथोजन या स्मॉलर, देखो पहले ये क्वेश्चन आता था जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अब पता नहीं मुझे लगता आएगा। पहले ये सीपीएमटी का बहुत और एएमयू का बहुत पेड क्वेश्चन था कि न्यूट्रोफिल को हम कहते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी, पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। क्यों, समझ गए ना, छोटे पैथोजन को मारता है इसलिए। और इनको हम कहते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। अब नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं लगता अब आएगा, लेकिन सीपीएमटी एमयू का बड़ा पेट क्वेश्चन था, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी, तो ये ध्यान रखना होगा, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। इस बात को आपको ध्यान में रखना हो। कोई दिक्कत बोलिए, एनीवन एनी प्रॉब्लम, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी एंड मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी, किसी को कोई दिक्कत बोलिए, एनीवन एनी प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट, आप में से किसको किसको मालूम है, हाँ भाई पीछे से कोई भी हो हा में से अपने से खड़ा हो जाए, अरे खड़े हो जाओ, हो हा में से। चलो भाई, ये दाढ़ी वाले भाई जो है हमारे, उनके पीछे जो साहब हैं, हाँ आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका, हाँ अनुराग भाई। वंस अपॉन अ टाइम क्लास में आते हैं क्या, आते हैं, रेगुलर रहते हैं, अच्छा कभी दिखा नहीं आपने, तो अच्छा लगता है कि म्यूटेशन वगैरह हो गया रहा होगा, अब ठीक हो गया। हाँ अनुराग भाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज, या दे आर द सेम थिंग। ए भाई छुआछूत के शिकार इंसान, खड़े हो जाओ। तुम कहा से एकदम बिल्कुल आइसोलेटेड होकर बैठे हो भाई, हाँ हाँ बोलो, क्या नाम है आपका, हाँ आजमी, बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। ए लास्ट मैन, खड़े हो जाओ। अरसलान ना, अरसलान नाम है ना तुम्हारा, हाँ ऐमन, बोलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। ऐमन, कब तुम्हारे चमन में कुछ हरियाली आएगी, 3 से 4 साल हो गया, चौथा साल ना, थर्ड ईयर, तीसरा, हाँ 11th 12th, और इसी साल 12th की हो, 12th कब की हो, इसी साल, अच्छा अच्छा, हाँ तो चलो, कब हरियाली आएगी, इतना पानी पड़ने के बाद तो यार मंडी देवी में भी हरियाली आ जाती है, हैं तुम्हारे में कब हरियाली आएगी,
बोलो। बंजर मिट्टी में भी इतना पानी डाला जाए, इतना सींचा जाए तो कुछ ना कुछ वो उपज देने लायक हो जाता है। अब लगता है अब तुम्हें जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही करना पड़ेगा, तभी कुछ हरियाली आएगी। मालूम है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद बंजर जमीन पे भी प्लांट लग सकता है। और याद करो, हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट में क्यों करते हैं? ताकि वो बंजर जमीन में भी उपज जाए। क्यों अदनान, तुम अखलाक के साले हो? यार मुझे मालूम नहीं था। हाँ बोलो। हाँ, अब मैं तुमको चार्ज उतरा है। अबे क्यों हंस रहा है? अबे उसमें तुम्हारी बहन नहीं होगी, उसका शादी नहीं होगा, तो तुम उसके क्या लगोगे बे? इसमें हंसने का क्या है? वो मेरा जूनियर है यार, उसका साला है, तो उसमें हमने क्या गलत बात पूछ लिया यार? हमको लगता है तुम लोगों को थोड़ा आईक्यू की कमी है क्या? मेंटली रिटार्डेड हो गए हो क्या? ऐसा तो नहीं क्रिएटिनिन के शिकार हो गए थे जब आयोडीन की कमी तो नहीं हो गई थी बचपन में? मेंटल रिटार्डेशन किस में होता है? क्रिएटिनिज्म में। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन। आपके बुक में यार, साथ साथ तुमको पढ़ा भी दे रहे हैं यार, तुम्हारा हकीकत भी बता दे रहे हैं, तुमको पढ़ा भी दे रहे हैं। अब मैं पूछ दूं भाई, तुम किसी के, मान लो मेरी बेटी है और उसकी शादी होती, तो मैं उसका ससुर लगूंगा कि कुछ और लगूंगा भाई? तो कहेगी, कोई पूछे कि आप उनके ससुर हैं, तो क्या है यार, इसमें गलत क्या है यार? हंसने का भी एक बात होता है ना। जैसे एक तो हमको ही नहीं समझ में आता हर बात में हो, मतलब ये कौन सा एक्सप्रेशन है? चला, ये एबनॉर्मल एक्सप्रेशन भी नहीं है, म्यूटेशन वाला भी एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो लगता है कि दूसरे स्पीसीज का एक्सप्रेशन है। इंसान के शकल में कोई और स्पीसीज यहाँ बैठा हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो अयमन। नहीं पता? हाँ तो फिर क्या? तो एक ही चीज है, मोनोसाइट में एक ही चीज है। हाँ बताइए। यार इतना बात आप लोगों को नहीं मालूम है, आपको तो जरूर मालूम होना चाहिए। क्यों? देखिए उसका वजह क्या है ना, आप जाके वहाँ कोने में बैठ के क्या करते हैं? मोबाइल में खेल रहे होंगे। अच्छा, तो उतना पीछे क्यों? यहाँ आगे इतनी सारी जगह है, तो उतना पीछे क्यों, पहले ये बताइए। क्यों? ये लोग तुमको अपने साथ नहीं बैठने देता है क्या? क्या भागो तुम इस हमारे लीग से अलग हो। एक तो उसको, हमको लगता है उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, जो खुद से अलग आइसोलेट हो गया है, क्वारंटाइन हो गया है। क्यों भाई, तुम क्यों क्वारंटाइन के शिकार हो गए हो? हाँ? अच्छा, तुम क्या है? मैं इधर आ, बुक लेके आओ यहाँ पे। अबे बड़े अच्छे खासे, अच्छा खासा ये स्टूडेंट था, लेकिन गधा हो गया है। एक मौलाना साहब इंसान, गधा से इंसान बनाते थे, ये ब्रिक्स बना के इंसान से गधा बन गया है। मतलब इसका मतलब हम लोग इंसान से गधा बना रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। हम लोग इंसान से गधा बना रहे हैं, जिसमें से एक ये है एग्जाम्पल। अच्छा खासा स्टूडेंट था ये, लेकिन बिगड़ गया, आवारा हो गया है एकदम। क्यों बे, कब सुधरेगा तुम? हाँ? कब तुम्हारे लिए सुधार आए, कब आएगा? आज तुम अपने अब्बा का नंबर देना, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूँ पक्का। ऐसे भी हम निकलवा लेंगे, आज तुम्हारे अब्बा से बात करेंगे। कब सुधरोगे बे? क्यों पैसा अब्बा का बर्बाद करवा रहे हो? हाँ भाई, देखो तुम सब यहाँ कैरियर, देखो तुम सब बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, ये हकीकत है, यू ऑल बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास। और लोअर मिडिल क्लास जो है ना, कोचिंग में ही आता है। लोअर मिडिल क्लास स्कूल करता है, स्कूल के बाद सीधे या तो अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हायर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास कोचिंग करता है। अभी कोचिंग करे तो ब्रिज से कोचिंग में नहीं आएगा, वो जाएगा दिल्ली साउथ एक्स में, कोटा में। किस लिए? बर्बादी करने के लिए। ब्रिज जैसे छोटे कोचिंग में नहीं आएगा। क्यों जाएगा? वहाँ जाएगा, एक साल में 6 लाख उड़ाएगा, 4-5 गर्लफ्रेंड बनाएगा, 3-4 बॉयफ्रेंड बनाएगी, समझ ना बात को। और उसके बाद वहाँ से घूम फिर के आएगा, फिर अब्बा जो है ना किसी बड़े कॉलेज में उनका एडमिशन करा देगा, फिर जाएगा वहाँ से 5 साल में कैसे जैसे डिग्री लेके आएगा, फिर वो MBBS करने के बाद PG भी नहीं कर पाएगा, फिर PG में भी 1.5-2 करोड़ खर्चा करेगा। उसके बाद अब्बा एक हॉस्पिटल खोल देगा, उस हॉस्पिटल में जाके वो बैठेगा और हर दिन 2-4 पेशेंट को मारेगा। बाद में पेशेंट ही नहीं आएगा, तो वो हॉस्पिटल किसी को किराए पे दे देगा, दूसरे डॉक्टर को, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है। ये होता है। उनसे तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि बिना है, जिनको हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है। क्या लगता है तुमको कि क्या तुम्हारे पास डिग्री आ जाएगा तो तुम बड़े डॉक्टर बन जाओगे? भाई क्लिनिक चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको हॉस्पिटल चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। डॉक्टर समद है ना, डॉक्टर अतर है ना, मैं यहाँ के तुम लोग जानते होगे इसलिए बता रहा हूँ। डॉक्टर अतर सुबह में 10 बजे घर से निकलता है, रात में 1 बजे घर पहुँचता है, 2 बजे पहुँचता है, 2:30 बजे पहुँचता है। तब से लेके 2:30 बजे तक लगातार काम करता है रात के। दैट इज वाई डॉक्टर अतर, दैट ही इज डॉक्टर अतर कमाल। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी संडे में मेरे घर भी आया था, ठीक है ना। तो देखो इतना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो डॉक्टर अतर कमाल अलियर का लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है।
5 दिन से पहले नंबर नहीं मिलेगा तुमको अगर जाओगे तो वहाँ पे। सोचो तो क्या तुमको लगता है कि क्या तुम्हारे पास एमबीबीएस एमडी और डीएम कर लोगे? पहली बात तो एमबीबीएस कर नहीं पाओगे, डोनेशन पे कर लोगे। अब्बा के पास इतना पैसा हो शायद हो कि डी एमडी कर ले। डीएम तो प्राइवेट में होता ही नहीं है। डीएम तो अपने मेरिट पे ही कर पाओगे, जो कि डीएम का तो तुम लोग डी भी नहीं दिख पाओगे, D/100 भी नहीं देख पाओगे, जो हरकत तुम लोग करते हो। कब पढ़ोगे भाई? क्या उसके लिए मुहूर्त निकलेगा क्या? पढ़ लो, तुम्हारे पास हो आ करने के लिए जिंदगी पड़ी है। ये टाइम टाइम सबसे प्रीसियस चीज होता है, और जिसने टाइम की कदर नहीं किया ना, उसको टाइम इतना बुरी तरह से लग जाता है कि सिवाय अफसोस के उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखना। तो अभी तुम लोग पास टाइम और तुम लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हो ना, बाद में इतना यही टाइम तुमको लात मारेगा, खून के आंसू रोओगे। याद रखना तुम ये बात, डेट टाइम सब लिख लो, और आज से 10 साल के बाद ही रोओगे, और जाके चिपका देना और या पेंट करके रख देना कि हाँ सारिक सर ने कहा था। अगर तुम लोग अभी कदर नहीं कर रहे हो तो यू ऑल बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास, और लोअर मिडिल क्लास के पास पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। दे हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू स्टडी। अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आप थोड़ा कम स्ट्रगल लाइफ में करना चाहते हो, तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। नहीं तो प्राइवेट से अगर मान लिया इतना अब्बा माँ के पास पैसा होगी 50, 60, 70 लाख खर्च कर दे, तो एमबीबीएस के बाद आज के डेट में अभी की बात सिचुएशन में तुम्हें बता रहा हूँ, 50 साल की नौकरी के लिए लाले पड़ रहे हैं एमबीबीएस के। 50 साल की नौकरी नहीं मिल रही है। और तुम लोग जब निकलोगे ना, उस टाइम पे खीरा गाजर मूली जैसे जैसे इंजीनियर जो है ना, जहाँ से कोई भी चीज़ नहीं निकलेगा ना, बीए वाला कम निकलेगा, इंजीनियर ज़्यादा निकलेगा। वैसे ही एमबीबीएस भी आने वाले 10 साल में एमबीबीएस ज़्यादा निकलेगा, बीएससी वाले कम निकलेंगे। सरकार का क्या प्लान है? 75,000 पैन इंडिया विद इन 10 ईयर और सीट को इंट्रोड्यूस करने का। ऑलरेडी कितना सीट हो चुका है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी अमित शाह का 4 दिन पहले इंटरव्यू आया है, 75,000 और नए सीट लाने का। सरकारी, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी। ऑलरेडी पहले से पिछले 5 साल में एमबीबीएस की सीट डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो प्राइवेट से जो 60, 70 लाख, 80 लाख देके कर रहा है ना, वो जिंदगी भर में उतना पैसा नहीं कमा पाओगे। तो बेटा पढ़ लो, ये हो आज से कुछ मिलने वाला नहीं है। सिंसियरली सुन लो, कुछ कर लो। अगर नॉलेज रहेगा ना, तो बाद में कुछ भी करके, कुछ नहीं, स्कूल में ट्यूशन पढ़ा के, कोचिंग पढ़ा के आप 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख कमा सकते हो। लेकिन नॉलेज नहीं रहेगा ना, कहते हैं नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन जिंदगी में कुछ फायदा होगा। ठीक है ना? तो ये जिस मानिया में तुम लोग जी रहे हो ना, उस मानिया से बाहर निकलो। ये मानिया ज़्यादा दिन काम नहीं किया। लड़कियों के लिए तो फिर भी क्या है, किसी पे पैरासाइट बन जाएगी, जिंदगी पर सुनाएगी कि एक दिन भी कुछ कमी होगी, चार अपने हस्बैंड को सुना देगी। तुम लोग किसको सुनाओगे? किसको सुनाओगे भाई? अब्बा अम्मा तो मर जाएंगे, और लड़के अफसोस करोगे कि अब्बा अम्मा ने तो इतनी अपॉर्चुनिटी दिया, हमने मेहनत नहीं किया। कर लो भाई, मेहनत कर लो प्रॉपर डायरेक्शन में। हाँ भाई, एनीवन, देखो हो, दे आर द सेम सेल बट लोकेशन इज डिफरेंट। क्या होता है ना, सुनो, जैसे कि ये ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। लेकिन लोकेशन, ब्लड कैपिलरीज से हमारा WBC बाहर आ सकता है, सिर्फ WBC ही आ सकता है। ब्लड कैपिलरी से सिर्फ क्या आ सकता है? WBC। इससे सिर्फ क्या बाहर आ सकता है? डिफरेंट साइज के ये सब WBC, ये बाहर आया। अब इसमें से ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। अब ये मोनोसाइट जब बाहर आया, टिश्यू में आया, इसको हम क्या क्या नाम देंगे? मोनोसाइट। और जब मोनोसाइट ब्लड कैपिलरीज से बाहर आया, टिश्यू में आया, तो इसका नाम अब हो जाएगा मैक्रोफेज। तो है सेम सेल, लेकिन लोकेशन की वजह से ये अलग अलग। हाँ, इसमें न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, इसमें किडनी शेप नहीं होता। खैर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप चाहो तो इस डायग्राम को बना सकते हो, इससे याद रहेगा कि ये ब्लड के क्वेश्चन ये भी आता है कि मैक्रोफेज क्या ब्लड के अंदर होगा? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ये क्या है? ब्लड वेसल, और ये टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर मोनोसाइट जब आया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? मैक्रो। तो ब्लड के अंदर अगर पैथोजन को खाना है तो कौन खाएगा? मोनोसाइट या मैक्रोफेज? मोनोसाइट। और टिश्यू में कौन खाएगा? अब मान लो ये है न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल अंदर में भी न्यूट्रोफिल ही, बाहर में भी न्यूट्रोफिल ही, यहां भी ये न्यूट्रोफिल ही। बाकी सेल का नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ किसका चेंज होता है? मोनोसाइट का। तो समझ में आया?
तो ये कैसे, ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, लार्जर साइज के पैथोजन। तो ये दोनों कौन से पार्ट हो गए, किसके पार्ट हो गए, इननेट इम्यूनिटी के, किसके पार्ट हो गए, और सेलुलर बैरियर या साइटोकाइंस बैरियर। तो हमने सेलुलर बैरियर में 3 सेल देखा, कौन कौन सा, एनके सेल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या मैक्रोफेज। अब देखो ये हमारा बॉडी का सेल्स है, ये हमारे बॉडी का सेल्स है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है, सब सेल का न्यूक्लियस। अब बाई चांस कहीं से कोई वायरस आया, और वायरस इंट्रासेलुलर पैरासाइट है या एक्स्ट्रा सेलुलर, वायरस आर ऑलवेज, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, ऑलवेज इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। अब मान लीजिए यहां पे एक वायरस घुस गया इसके अंदर अपना, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है ना, क्या करता है, एक केमिकल रिलीज शुरू कर देता है, और इस केमिकल को हम लोग कहते हैं साइटोकाइंस। ये एक केमिकल, जैसे तुम्हारे घर में मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक घर है, उसमें एक बूढ़ा बूढ़ी इंसान रहते हैं, और उसमें चोर घुस गया, तो वो बूढ़ा बूढ़ी इंसान ने एक बेल लगा रखा है, कि वो चुपके से जाके उस बेल को बजा दिया, तो मोहल्ले में सबको इन्फॉर्मेशन हो गया कि घर में चोर आया है। लेकिन मोहल्ले वाले भी हैं कमीने, कहते नहीं जाएंगे बूढ़ा बूढ़ी को बचाने, कहीं असला होगा हमको मार देगा। तो बस, लेकिन वो अपना प्रोटेक्शन जरूर ढूंढ लेते हैं, अपना प्रोटेक्शन जरूर ढूंढ लेते हैं। इन्फॉर्म कर देंगे पुलिस वालों को कि भाई हमारे मोहल्ले में कहीं चोर है, पता चला है, तो पुलिस वाले आके मोहल्ले में, पुलिस वाला को ये नहीं इन्फॉर्म किया कि उसके घर में घुसा हुआ है, क्योंकि मोहल्ले वाले भी क्या होते हैं, कमीने होते हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल ने क्या किया, इसको इन्फेक्ट किया, इससे ये केमिकल रिलीज हुआ। ये केमिकल क्या किया, बगल वाले सेल पे जाके उसको क्या कर दिया, लाइन कर दिया। अब ये बगल वाला सेल सब क्या होगा, these cell will not infected by virus. So virus infected cell release certain chemicals known as cytokines, and these cytokines protect the other cell from virus infection. समझ में आया, virus infected cell release what, cytokines, and these cytokines line the other normal cell and protect them against other virus infection और same virus infection। तो इसको हम कौन सा वायरस कहते हैं, बैरियर कहते हैं, साइटोकाइन बैरियर। तो लिख लेंगे इसको, वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज certain chemical known as cytokines which protect other cell from viral infection. Viral infection. Which protect other cell from which infection? Viral infection. कोई दिक्कत? Virus infected cell release certain chemicals known as cytokines which protect other cell from। कोई दिक्कत बोलो, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो बात है, तो हम लोगों ने फाइनली देख लिया इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर हैं, कौन कौन से, ये हो गया ना, ये हो गया ना, इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर हैं, कौन कौन से, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन्स। सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। देखो एक चीज, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है, ये बताओ, ये बाहर या कैनाल में जो बैरियर है इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और जो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक बैरियर है उसको कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आपसे मैं कहूँ इन्नेट इम्यूनिटी, कौन सा इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर 2 डिफेंस आता है। अभी इसको मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा, ये एनसीईआरटी में नहीं लेकिन बहुत कॉमन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये लिख जरूर लेना। इसमें कौन आता है, फिजिकल बैरियर,
फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन आता है? सेलुलर बैरियर, साइटोकाइंस बैरियर। साइटोकाइंस बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ काम कर रहा है? सिस्टेमिक बॉडी पार्ट में। और ये सरफेस बैरियर, ये कौन सा है? सरफेस बैरियर। और ये कौन सा है? सिस्टेमिक बॉडी पार्ट बैरियर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब मान लो पैथोजन जरूरत से ज्यादा मक्कार है, कमीना है, बदमाश है, और आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर उस पैथोजन को खत्म नहीं कर पाता। जैसे कि आप मान लो ये एक कंट्री है और इस कंट्री में हर तरफ से दुश्मन इंटर करना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो कंट्री ने यहाँ पे क्या बैठा रखा है? अपने बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे BSF हमारे देश में होता है ना, तो ये बॉर्डर पे रहता है और किसी भी बाहर के एजेंट को बिना परमिशन के हमारे देश में इंटर नहीं करने देता। तो यहाँ पे ये लाल वाला कौन सा फोर्स है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन इसी में चकमा देके ये वाला अंदर घुस गया, या वहाँ के BSF को मार के घुस गया, कैसे भी घुस गया। तो अब अंदर में क्या है ना, हमारे देश में यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, कुछ आर्मी पर्सन है जिनका कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। उनका काम है कि उनको अपने देश के आदमी को पहचानना है। देखा जैसे बाहर का कोई भी है, उसके पास परमिशन है नहीं है उससे मतलब नहीं। हमारे देश में कुछ हैं आर्मी, और आर्मी और पुलिसमैन, वो जब भी बाहर का देखेंगे उसको मार लेंगे, पकड़ के जेल में डाल लेंगे। वो कौन से हैं? तो वो हैं NK सेल, उनके साथ है वो है न्यूट्रोफिल, और वो है मोनोसाइट या मैक्रोफेज। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। समझ में आ गया ना बात? लेकिन ये है बहुत ही मक्कार, कमीना और साथ साथ होशियार। इसने इसको भी चकमा दे दिया। तो इसको मारने के लिए अब स्पेशल कमांडोज एक्शन में आएंगे। आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आर्मी नहीं रहता है, कौन रहता है? कमांडोज रहता है। दे आर द हाईली ट्रेंड पर्सन, दे आर द हाईली, जो आर्मी में बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होती है, उनको कमांडो के लिए चूज किया जाता है। सबको नहीं कमांडो के लिए चूज किया जाता है। आर्मी में, आर्मी की जहाँ ट्रेनिंग होती है, देखा जाता है इस बंदे में बहुत कुछ खास बात है, बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है, बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, तो उसको चूज कर जाता है कि इसको कमांडो बनाया जाएगा। और उन कमांडोज का काम क्या होता है? बड़े बड़े लोगों को प्रोटेक्शन देना, जो बहुत क्रूशियल सेंटर्स हैं जैसे एटॉमिक पावर प्लांट है, या जहाँ पे हमारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनता है, वहाँ पे उन कमांडो का काम क्या होता है? उनको प्रोटेक्शन करना। वैसे ही हमारे बॉडी में भी जब कोई पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से नहीं खत्म हुआ, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से नहीं खत्म हुआ, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि स्पेसिफिक है, अलग अलग पैथोजन को, अलग अलग फॉरेन एजेंट को, अलग अलग एंटीजन के अगेंस्ट अलग अलग तरीके से काम करता है, और वो कहलाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ विच इम्यूनिटी? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो भाई मेरे, आपने देखा, देखो ये पूरा समझने वाला टॉपिक है, इसमें अगर समझोगे नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। इन्नेट इम्यूनिटी के दो पार्ट हैं, सॉरी इन्नेट कर हैं, इम्यूनिटी के दो पार्ट हैं, और कौन कौन से? इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट का दूसरा नाम नॉन स्पेसिफिक, अभी सिर्फ नॉन स्पेसिफिक लिखते हैं, या नॉन एडा, और ये बर्थ के टाइम से ही रहता है कॉन्जेनाइट। इसको कहते हैं स्पेसिफिक, एडाप्टिव, और इसमें आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड देखो ये बार बार लिखोगे तो तुम लोग को और ज्यादा फायदा होगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कौन से स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो PLO एंड SL, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड
सेकेंडरी लिम्फोसाइट। उसके अलावा और किसका, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एपीसी। ये नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एनसीईआरटी में नहीं है। और इस पर क्वेश्चन आता है मैक्रोफेज। हम देखो मैक्रोफेज दोनों में पार्टिसिपेट करता है, इनेट में भी। उसके अलावा इसमें पार्टिसिपेट करता है केमिकल्स। कौन सा केमिकल्स, तो एंटीबॉडीज। और अल्सो साइटोकाइंस, साइटोकाइंस दोनों में पार्टिसिपेट करता है। साइटोकाइंस क्या होता है हम बताएंगे, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, एंटीबॉडीज एंड। तो देखो आपसे कहा जाए स्पेसिफिक इम्यूनिटी में कौन सा डिफेंस आता है, सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन, थर्ड लाइन। और इसमें क्या है, पीएलओ, एसएलओ, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एपीसी, एपीसी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को मैक्रोफेज कहते हैं। उसके अलावा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल्स भी होते हैं। कौन से सेल्स, तो मैक्रो ये सारे। और उसके अलावा केमिकल्स, कौन से केमिकल्स, केमिकल्स कौन से केमिकल, एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज एंड साइटो। केमिकल्स में कौन से, तो एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक इम्यूनिटी का कंपोनेंट है या नॉन स्पेसिफिक का, स्पेसिफिक का। अब देखो स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था दो तरह का, एक्टिव एंड दूसरा। देखो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक इम्यूनिटी का वो कंपोनेंट, और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक इम्यूनिटी का वो कंपोनेंट। वो क्या, दोनों में हमने वो लिखा है। हाँ तो क्या, स्पेसिफिक इम्यूनिटी में दो है, दो कंपोनेंट है। कौन कौन से, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप इस क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, आप इस क्लासरूम में पैसिवली पार्टिसिपेट करते हो। एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब क्या हुआ, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग यू आर प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंड व्हाट आई एम स्पीकिंग you are not responding, you are only writing or maybe not writing and just listening and forgetting only। तो ये आपका पैसिव पार्टिसिपेशन हो सकता है आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, क्लास में मेरी तरफ देख रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, तो ये आपका पैसिव पार्टिसिपेशन है। लेकिन मान लो आप इंसान नहीं हो, रोबोट हो, और आप में एक पोर्ट है, उस पोर्ट में हम मेमोरी कार्ड से घुसा देते हैं सारे मेमोरी को जो भी हमने पढ़ाया है, तो ये आपका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ये तो पैसिव पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन आपके दिमाग, आप इंसान हो, देखो यहाँ पे एक इंसान है, एक रोबोट है, ये भी इंसान का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और रोबोट में हमने चिप डाल दिया उसका भी पार्टिसिपेशन है, लेकिन वो कौन सा है, पैसिव पार्टिसिपेशन। हमारे बॉडी में भी ऐसे होता है। जैसे एक बच्चा जब अपने माँ के पेट में रहता है तो माँ के बॉडी में एंटीबॉडी पैदा होता है बहुत सारे, उसमें से एक एंटीबॉडी का क्लास है आईजीजी। अब वो माँ से बच्चे में चला गया, अब जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा है लॉट्स ऑफ आईजीजी, फीटस हैव लॉट्स ऑफ आईजीजी। अब फीटस अपने आप को किसे प्रोटेक्ट करेगा, उस माँ के आईजीजी से, अपना आईजीजी उसने नहीं बनाया। अब जब बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद उसने अपना माँ का दूध पिया, और जब माँ का दूध पिए तो माँ के दूध में क्या है, आईजीए, और वो आईजीए उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन बच्चा का इसमें कोई पार्टिसिपेशन है इस एंटीबॉडीज को बनाने में, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया है। लेकिन कोई पैथोजन आपके बॉडी में घुसा और उस पैथोजन के रेस्पॉन्ड में आपने एंटीबॉडी बनाया, उस पैथोजन को मारने के लिए अपने स्पेसिफिक सेल को लगा दिया, तो कौन सा इम्यूनिटी कहलाएगा, तो समझ में आया, समझ में आया। तो दो तरह का होता है केमिकल, दो तरह के हैं, एंटीबॉडीज, केमिकल्स में एंटीबॉडीज है और अल्सो साइटो है। अब आपके बॉडी में अगर खुद अपना पार्टिसिपेशन होता है, स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन, तो उसको क्या कहेंगे, एक्टिव। और अगर कहीं और से दूसरी जगह से एंटीबॉडी आपके बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो क्या कहेंगे, पैसिव। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी में भी को हम लोग फर्दर दो तरह का कहते हैं, कौन कौन सा, यार ये बताओ एक्टिव इम्यूनिटी को हम लोग कौन सा इम्यूनिटी नाम देते हैं, मेमोरी बेस या नहीं,
इसको हम क्या कहते हैं? आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेमोरी बेस। क्या स्पेसिफिक इम्यूनिटी को मेमोरी बेस कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक एक्टिव इम्यूनिटी को कर सकते हैं, सारे एक्टिव इम्यूनिटी को नहीं कहेंगे, स्पेसिफिक एक्टिव इम्यूनिटी को कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी को मेमोरी बेस्ड नहीं कहेंगे। तो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी कौन सा होगा बोलो? ऑल एक्टिव इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड? नहीं, ओनली स्पेसिफिक एक्टिविटी इज मेमोरी बेस्ड। अब देखो इसमें कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं वो है बी लिम्फोसाइट, लिख लेना, टी लिम्फोसाइट, एपीसी, ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस इसमें कौन से ऑर्गेन का इन्वॉल्वमेंट है? तो पीएलओ, एसएलओ, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गेन एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट। और इस बी लिम्फोसाइट से एक केमिकल बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज, उसका इन्वॉल्वमेंट। इस टी लिम्फोसाइट से क्या बनेगा? ये आपके बुक में नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, स्पेसिफिक परफोरिन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस। ये आपके बुक में नहीं है, बस ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपको कुछ लगे कि हाँ इससे भी कुछ होता है, हालांकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस। एपीसी का काम क्या है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ऑर्गेन कौन सा? पीएलओ एंड एस। पैसिव इम्यूनिटी में से किसी का नहीं होगा। पैसिव इम्यूनिटी में सिंपली एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, टू individuals. Antibodies transferred to individuals. Transferred to individual. Antibodies transferred to individuals. Transferred to individual. तो उसको कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड टू इंडिविजुअल्स, तो उसको हम कौन सा इम्यूनिटी कहते हैं भाई? पैसिव इम्यूनिटी। चलो जल्दी से करो। अब देखो हम लोगों को इसमें कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग लिम्फाइड ऑर्गेन का डिस्कशन करेंगे। किसका करेंगे? लिम्फाइड। बताओ लिम्फाइड ऑर्गेन का डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेन हैविंग लिम्फोसाइट, मत लिम्फाइड ऑर्गेन, ऑर्गेन हैविंग लिम्फोसाइट। क्या होता है? कौन से ऑर्गेन को लिम्फाइड ऑर्गेन कहेंगे बोलो? विच ऑर्गन विल बी कॉल्ड एज लिम्फाइड ऑर्गन? बोलो, नाम सुना है लिम्फाइड ऑर्गन? कहाँ सुना है? फिजिक्स के बुक में या हिस्ट्री के बुक में? बोलिए कौन से बुक में सुना है? सोशल साइंस? हाँ, बायोलॉजी में सुना है? इंटेलिजेंट बच्ची हो तुम तो। चलो गुड। चलो तो अब हम लोग लिम्फाइड ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में करते हैं? लिम्फाइड ऑर्गन। देखो लिम्फाइड ऑर्गन्स कौन सा ऑर्गन्स कहलाता है? देखो हमारे बॉडी में बहुत तरह के ऑर्गन्स हैं। लिम्फाइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स, लिख लो, which are responsible for
लो भैया, तो लिम्फाइड ऑर्गेन के आपने कितने काम देखे? 1 2 3 4, और इनमें से हर काम एनसीईआरटी में 6। लिम्फाइड ऑर्गेन इज responsible for origin of lymphocyte, maturation of lymphocyte, making lymphocyte antigen sensitive, proliferation of lymphocyte, provide microenvironment for actual interaction between antigen and lymphocytes, formation of effector cell। और इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई सी ऐसा बात नहीं जो आपके बुक में नहीं है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, आपको आप में से बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपको पहले ये लिखना है कि व्हाट इज लिम्फाइड ऑर्गन। तो कहेंगे लिम्फाइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, मेकिंग क्या, मेकिंग लिम्फोसाइट एंटीजन सेंसिटिव। इसी के लिए हम दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनिंग ऑफ लिम्फोसाइट, ट्रेनिंग ऑफ लिम्फोसाइट। हालांकि ये टर्म आपसे शायद नहीं पूछा जाए। प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट क्या मतलब होता है बताएंगे। प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर एक्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टर सेल। इनमें से कोई भी ऐसा बात नहीं है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। एवरीथिंग इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो आपसे कोई पूछो व्हाट इज लिम्फाइड ऑर्गन, तो ये आपको बताना है। देखो, अब इससे पहले कि कुछ और बात समझे, पैथोजन वर्सेस एंटीजन, क्या कौन बताएगा? व्हाट इज को रिलेशन बिटवीन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैथोजन एंड एंटीजन, कौन बताएगा? क्योंकि एंटीजन को बिना समझे आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी को समझ नहीं सकते, उसके हर कंपोनेंट। हाँ बताइए आप, एंटीजन क्या होता है? व्हाट इज एंटीजन? आपने पढ़ा होगा ना, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा होगा तो पूरा होगा कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए, एंटीजन बी, RH एंटीजन होता है। व्हाट इज एंटीजन? एनीवन? हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। हमने अभी बोला आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे भी आरबीसी पैथोजन है आपका। आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन बी। अभी तो तुम अपने बात को उल्टा सीधा बोल रहे हो रे, बकवास कर रहे हो। तुम तो अभी बोले कि एंटीजन सरफेस पे होता है, पैथोजन क्या बोल रहे हो? अब कोई भी सेल उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, तुम्हारे कौन से सेल, कौन कौन से सेल पे एंटीजन है? सब पे एंटीजन, सब पे। तो वो एंटीजन तुमको क्या कराता है, तुमको क्या फायदा उससे या नुकसान? नहीं, तुम्हारे बाकी सेल सब पे जो एंटीजन है उससे तो क्या फायदा या क्या नुकसान है? हाँ, सेल वाल तुम्हारे पास है क्या, प्लान दो क्या रे? मैं बकलोल। व्हाट इज एंटीजन? चलो बैठो। क्या अनुराग नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? राजवर्धन। बैठिए राजवर्धन जी। ठीक है, हाँ बताइए। एनीवन? बोलो, इधर से बोलो कोई, इधर से भी कभी कोई बोल दो। हाँ बोलो, कौन बताएगा आप में से? एनीवन? इनमें से ये 2 बच्चियों को छुआछूत की बीमारी है, 2 1 3। इस रोज में 3 बच्चे हैं जिनको छुआछूत की बीमारी। क्यों भाई, तुम अकेले बैठी रहती हो, तुम क्या अकेले बैठी हो रे? हाँ बिल्कुल, कोई साथ में नहीं बैठाता है। तुमको पूछ रहा हूँ, तुमसे कोई साथ में नहीं बैठाता है? अच्छा, चलो तो तुम नहीं हो। एक तो उसका हमको नहीं समझ में आ रहा, उसका क्या चक्कर है। हाँ भाई बताओ, नाम सुना है एंटीजन? देखो तुम अकेले बैठो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कल से वो अकेले नहीं बैठेगा एटलीस्ट मेरे क्लास में। हाँ हाँ बोलो, कौन बताएंगे आप में से? बस यार, एंड तुम लोगों ने पूरा इम्यूनिटी पढ़ रखा है। एनीवन? हाँ बताइए, आप बताना चाहेंगे? हाँ भाई गुड। ये भाई साहब जो है ना, कितना फीट लंबाई है? 6 फीट, 6 फीट 6.3 इंच। कितना लंबाई है? 6 है, बात खड़े होकर बताओ। 6.3। कितना लेंथ है, लंबाई कितनी है? 6.3 होगा, पक्का होगा, है ना? है, तुम्हें पता नहीं तुम कितने लंबे हो? हाँ चलो बताओ, नाम क्या है, ये तो मालूम है ना? नाम क्या है? हाँ रेसो भाई बताइए।
केशव भाई, हाँ केशव महाराज, ये क्रिकेटर ना है साउथ अफ्रीका का। हाँ हाँ केशव महाराज बताइए। है सीधा खड़े झुक के खड़े होगे तो सर्वाइकल में इसमें तुमको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ हाँ बोलो। वो करता है, फिर वो करता है। और ये बताओ, फिर हमने कहा आरबीसी पे भी तो एंटीजन है। हमारे बॉडी से पूछने बिल्कुल ठीक कहा, राघव चड्ढा ने बिल्कुल ठीक सही कहा कि एंटीजन जो है ना हमारे सारे बॉडी सेल्स में है। फिर सुन लो, लिख लो, लिखो, चलो बैठो। एंटीजेंस आर केमिकल्स present on surface of cell and if this enter in to our body इट, अब तुम लोग कहोगे सर आप बकवास कर रहे हैं, इट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स। तो कहोगे सर अपना भी तो एंटीजन है, वो कहाँ? देखो पहले लिखो, मैं भी बता रहा हूं। एंटीजेंस आर केमिकल प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सेल्स और एनीथिंग और इवन इन नॉन लिविंग, और इवन इन नॉन लिविंग, खाली सेल में नहीं, नॉन लिविंग सरफेस, even in non-living. Antigens are chemical present on surface of cell or even in non-living surface, and if this enter in our body, it elicit immune response. तो कहोगे सर अपना भी तो एंटीजन है, बता रहा हूँ। देखो एंटीजेंस आर केमिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स और इवन नॉन लिविंग सरफेस, एंड इफ दिस इंटर इनटू आवर बॉडी इट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स। देखो एंटीजन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। जैसे हमारे बॉडी में जितना भी सेल है उसके सरफेस पे जो एंटीजन है उसको कहेंगे सेल्फ एंटीजन। कौन सा एंटीजन? सेल्फ एंटीजन। और जो फॉरेन सब्सटेंस है, चाहे वो सेल हो या नॉन लिविंग एजेंट हो, फॉरेन सब्सटेंस के सरफेस पे जो है उसको कहते हैं फॉरेन एंटीजन। तो नॉर्मल, तो जब ये बात करें एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये किसके लिए होता है? फॉरेन एंटीजन के लिए या सेल्फ एंटीजन के लिए? फॉरेन एंटीजन। यहां पे नोट करके लिखना, इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन, बीमार में अलग बात है, इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन ओनली फॉरेन एंटीजन एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स। आपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो पढ़ा होगा ना? अरे पढ़ा है ना केशव महाराज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? अपना सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट हो जाता है। तो इसलिए हेल्थ, लेकिन नॉर्मल इंसान में नहीं हो, बीमार इंसान में। तो एंटीजन आर केमिकल प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सेल्स और इवन इन नॉन लिविंग सरफेस, इवन ऑन non-living surface, and if this enter in our body it elicit immune response, and it is only about foreign. In normal healthy person only foreign antigen elicit immune response. अब देखो एंटीजन दो तरह का था। अगर हमारे अपने बॉडी सेल्स पे है तो उसको हम कौन सा एंटीजन कहेंगे? सेल्फ एंटीजन। और हेल्दी केस में सेल्फ एंटीजन क्या इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट कराता है? एलिसिट का मतलब प्रोवोक कराता है इम्यून रिस्पॉन्स को काम करने के लिए नहीं, लेकिन ये कराता है। तो हेल्दी पर्सन में सिर्फ फॉरेन एंटीजन एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स, इन हेल्दी केस सेल्फ एंटीजन नॉट एलिसिट। एलिसिट का मतलब प्रोवोक करना, प्रोवोक का मतलब स्टिमुलेट करना। इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा हेल्दी केस में या फॉरेन के अगेंस्ट? फॉरेन के। लेकिन हम अगर हमको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है या एलर्जी हो गया है तो उस केस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सॉरी सेल्फ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करने लगता है। तो
वर्क ऑफ इम्यून सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? वर्क ऑफ इम्यून। एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे, पॉइंट नंबर 7 फंक्शन इसका, 7 नंबर। लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होता है? स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। ये आपके बुक में है, ध्यान से बात निकल गई थी, ये भी आपके बुक में है। तो लिम्फाइड ऑर्गन आल्सो प्रोवाइड साइट फॉर चलो साइट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स, अरे यार स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स कौन सा है? लिम्फाइड ऑर्गन में स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स होता है। इम्यून रेस्पॉन्स सुन लो, हमने क्या कहा, ये 7वां पंक्ति भी लिख लेना। लिम्फाइड ऑर्गन के ये 7 काम है और ये सातों के सातों आपके आंसर बुक में है। इन सातों, ये सातों के सातों हैं। स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स किस कहाँ पे होता है? लिम्फाइड ऑर्गन में या हर जगह? सिर्फ लिम्फाइड ऑर्गन में। आपसे कहा जाए इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, तो जो आपका इम्यून सिस्टम, जैसे कि ये लिख लिया, लिखो जल्दी। आपका इम्यून सिस्टम यहाँ से घुसने नहीं दे रहा है, तो घुसने नहीं दे रहा तो ये एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके जरिए ये घुस नहीं रहा है। घुस गया अंदर में, एनके सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, उसको फैगोसाइटोस कर गया, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है या स्पेसिफिक है? नॉन स्पेसिफिक। तो इम्यून रिस्पॉन्स भी दो तरह का होता है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाई स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाई नॉन स्पेसिफिक। और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन। एक बार क्वेश्चन आया है नीट में, इननेट इम्यूनिटी मोर रैपिडली काम करता है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी? आया नीट का क्वेश्चन है। इन कंपेयर टू स्पेसिफिक इम्यूनिटी विच वर्क मोर रैपिडली और मोर अर्ली, इननेट या स्पेसिफिक? तो ऑलरेडी बना बनाया है, तो इननेट। तो इननेट इम्यून रिस्पॉन्स पहले वर्क करेगा या स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स? इननेट। लेकिन विच इम्यून रिस्पॉन्स वर्क मोर एग्रेसिवली? स्पेसिफिक। मोर एग्रेसिवली कौन सा? स्पेसिफिक। लेकिन मोर रैपिडली, मोर अर्ली, इननेट। लेकिन मोर एग्रेसिवली कौन करेगा? स्पेसिफिक। ये हम बताएंगे। तो इम्यून रिस्पॉन्स की बात ये, एक लिखने के बाद आप लिखेंगे एंटीजन दो तरह का है, सेल्फ एंटीजन, फॉरेन एंटीजन। अब आपसे कोई पूछे, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्या? अरे रुको यार, लिखवाएंगे, ठीक है ना, लिखो। एक बार क्वेश्चन आया था, एंटीजन ए एंड, ये लिखो, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ऑन आरबीसी केमिकली क्या होता है? उसी तरह से एक बार आया नहीं लेकिन आ सकता है, आरएच एंटीजन केमिकली, ये लिखना जरूर। एंड ये लिखना मेजॉरिटी ऑफ एंटीजन केमिकली। मतलब चाहे वो सेल्फ हो या फॉरेन हो, उससे मतलब नहीं है। केमिकल नेचर, केमिकल नेचर का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो एंटीजन ए, सुनो है, बकवास मत करो, और एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी ऑन आरबीसी केमिकली क्या है? ओलिगोसैकेराइड। ये नीट का क्वेश्चन है, जाके पीवाईक्यू करोगे तो समझ में। और ब्रैकेट में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। आरएच एंटीजन केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जाके आरएच ब्लड ग्रुपिंग को देखना, उसमें लिखा हुआ है आरएच एंटीजन केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन। और मेजॉरिटी ऑफ एंटीजन केमिकली प्रोटीन। तो ज्यादातर एंटीजन केमिकल नेचर क्या है? वो प्रोटीन है। अबे बकलोल हो रहे, नीचे लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ एंटीजन केमिकली, आप बोल रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ एंटीजन केमिकली प्रोटीन, भाई प्रोटीन ये भी प्रोटीन ही है। तो आप ज्यादातर एंटीजन क्या है?
लेकिन कुछ एंटीजन प्रोटीन के अलावा कोई और चीज भी हो सकता है, जैसे कि ए और बी एंटीजन पे, हालांकि एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे, गाइटन की बुक पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी की, तो वहां से ये क्वेश्चन उठा के दे दिया था। वहां पे लिखा हुआ है, एक ही बार आया है आज तक, ये एक ही बार आप पीवाईक्यू करोगे तो दिख जाएगा कि RH एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन केमिकली क्या है, ओलिगोसेकेराइड, मतलब कि ओलिगोसेकेराइड क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।